तो हेलो दोस्तों, अभिज्ञा पाठशाला पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 भूगोल में अपवाह अर्थात ड्रेनेज सिस्टम लेकर चल रहे हैं ना। तो उसके बारे में जानेंगे कि अपवाह क्या होता है। ठीक है, पार्ट 3 यहाँ देखें, पार्ट 3 अपवाह भूगोल क्लास 9th का चैप्टर 3 रहेगा। अपवाह क्या होता है? अपवाह क्या होता है? अपवाह एक वह तंत्र है जो एक नदी क्षेत्र द्वारा प्रयोग किया जाने वाला व्यवस्था है, तरीका है। ठीक है, एक व्यवस्था है। जानेंगे कि अपवाह क्या होता है कि एक पानी का गुण होता है कि ऊंचाई से हमेशा नीचे की ओर बहता है। ठीक है, जैसे गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं। उसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती हैं? गंगा बनाती हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा यहाँ से निकलती है, भागीरथी इधर से आती है। भागीरथी और अलकनंदा की जो सहायक नदियाँ हैं जब ये मिलती हैं तो गंगा बनती है। गंगा सबसे पहले मैदान क्षेत्र में उत्तराखंड हरिद्वार में आती है, हरिद्वार से। ठीक है, हरिद्वार कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद यूपी में आती है, यूपी के बाद बिहार, और बिहार के बाद चली जाती है सीधा बंगाल, और बंगाल में जाकर ये दो धाराओं में बट जाती है। एक हो जाती है गोदावरी, है ना, और यहाँ होती है हुगली। हालांकि इसका नाम और भी आगे बढ़े, पद्मा यमुना नाम से विकसित ये अपना जल गिराती है, लेकिन वो बात की बात है, हुगली है ना, ये यहाँ गिरती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि काली नदी ऊंची चोटी से बह रही है और नीचे की ओर बह रही है, ये भी सहायक नदी है। ऊपर से बहने वाली नदियाँ और नीचे से बहने वाली नदियाँ हैं। इनके बारे में देखेंगे कि क्या होता है अपवाह। ठीक है, देखेंगे। यहाँ देखिए, भारत का जो अपवाह तंत्र है वो दो प्रकार का है, आगे बताएंगे सारी चीज़ें। एक तो है नदी कहाँ से निकलती है? ऊंचाई से। ऊंचा क्षेत्र का एक तो हिमालय का क्षेत्र है, एक तो हिमालय का क्षेत्र है ऊंचा, वहाँ से नदी निकलेंगी। ठीक है, जैसे गंगा नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये नदियाँ हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। वहीं देखें दक्षिण भारत का जो पठार है ये भी ऊंचा है। पठार है ना, ऊंचा है, मैदान से तो ऊंचा ही है। तो यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों को देखेंगे। जैसे नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, और आपकी महानदी है, गोदावरी, कावेरी नदियाँ हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको देखना होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ देखें, अच्छा कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, पर प्रयास करूँगा कि आपको सारी चीज़ें दिखाई दें। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आपको, इसलिए अपवाह पढ़ेंगे, बाद में अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, अपवाह प्रतिरूप पढ़ेंगे। हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देखेंगे, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। झील पढ़ेंगे, झील क्या होती है? नदियों का अर्थव्यवस्था महत्व पढ़ेंगे कि नदी अर्थव्यवस्था में कैसे अपना योगदान देती हैं। वहीं पढ़ेंगे नदी प्रदूषण, जल प्रदूषण पढ़ चुके हैं, नदी प्रदूषण भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, यहाँ देखें अपवाह। अपवाह का मतलब क्या होता है? अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या है, करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। वहीं देखें, एक तरफ कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हो, उच्च भूमि हो, ठीक है, पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, जल विभाजक बनाती है। ठीक है, जैसे दो हैं ये, तो यहाँ से एक नदी बह रही है, यहाँ से बह रही है, तो ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई नदियों को विभाजित कर देती है। और नदी ऊंचाई नहीं रहेगी तो नदी मिलेंगी नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए आगे, भारत में अपवाह तंत्र भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर जहाँ से नदियाँ बहती हैं, एक तो उत्तरी हिमालय अर्थात हिमालय से निकलेंगी नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीपीय भारत से नदियाँ निकलेंगी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत से नदियाँ निकलेंगी। हिमालय की नदियों की विशेषताएं। हिमालय की नदियाँ अधिकतर बारहमासी होती हैं। क्यों होती हैं? कि हिमालय पे बारिश पड़ती है तो वहाँ से जल मिलता है,
दूसरा जब बर्फ़ पड़ जाती है तो बर्फ़ जब पड़ती है उसके बाद गर्मी आती है, गर्मियों के द्वारा बर्फ़ पिघलती है तो नदियों में पानी बहता रहता है। ठीक है, यही कारण है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम बोलते हैं बेटा बर्फ़ को, द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। बहुत लंबी रास्ता तय करती हैं क्योंकि पानी मिलता है ज़्यादा, इसलिए बहती रहती है। ठीक है ना, अगर पानी नहीं मिलेगा तो बह नहीं पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मध्य व निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, ठीक है, विसर्प बनाती हैं, गोखुर झील बना देती है, गोखुर झील बनाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे काटते काटते एक दिन इस समय आता है कि यहाँ एक झील बन जाती है, बताएंगे आगे, है ना। अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण, ठीक है, जहाँ बाढ़ बहती है या बहुत सारी गाद वाद छोड़ जाती है, निक्षेपण हो जाता है, आकृतियों का निर्माण करती हैं। कौन? नदियाँ। ठीक है, अपवाह तंत्र के द्वारा। लिखिए नोट्स, आगे चलें। यहाँ देखें प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है, अर्थात जो दक्षिण भारत में नदियाँ हैं उनकी क्या विशेषता है। ये नदियाँ मौसमी हैं, जब बारिश पड़ेगी तभी पानी आएगा और बारिश नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगा। इनका प्रवाह वर्ष भर निर्भर रहता है, किस पर रहता है? वर्षा पर निर्भर रहता है। बारिश पड़ेगी तो पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी हैं? लंबाई कैसी है? कम है, और कैसी है? छिछली हैं। हिमालय की जो नदियाँ वो गहरी हैं, लेकिन ये कैसी हैं? छिछली, कम गहरी है ना। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, ये वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट से निकलती हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हमने पहले पढ़ाया था आपको कि बंगाली खाड़ी क्या होती है और अरब सागर क्या होता है। मान लीजिए ये है क्षेत्र, है ना, तो ये अरब सागर है, हमारा अरब सागर है, ये अरब सागर है, और यहाँ पड़ती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, खाड़ी, यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं पर्वत से ऊंचे से निकलती हैं तो इधर बहती हैं। ठीक है, बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, और यहाँ अपना कौन सा है? हिंद महासागर। ठीक है ना, सॉरी बेटा। यहाँ से प्रायद्वीप हाथ से जो नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, कौन कौन सी? दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार नदी, कावेरी, बैगाई नदी, ताम्रपड़ी नदी, है ना। तो ये इधर चोटी है, जैसे नासिक चोटी से नदी निकलती है। ठीक है, ये देखेंगे गोदावरी निकलती है, महाबलेश्वर से चोटी निकलती है, महाबलेश्वर चोटी से भी एक नदी निकलती है, उसका नाम कृष्णा है। ठीक है, ब्रह्मगिरी से भी निकलती है जिसका नाम कावेरी है। तो ये इनको चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, इतनी सारी नदियाँ यहाँ जो दे रखी है इतनी नहीं है, कम पढ़ेंगे, लेकिन आपके चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ देखें अपवाह प्रतिरूप। अपवाह के प्रतिरूप कैसे होते हैं? एक अपवाह प्रतिरूप में धारा एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्था तथा अध्य स्थल जैसी शैल पर संरचना निर्भर रहती है। जैसे कोई ऊंचा पर्वत है, यहाँ बर्फ पिघली तो कुछ नदियाँ ऐसे बहेंगी, ऐसे बहेंगी, ऐसे बहेंगी, ऐसे बहेंगी, चारों दिशाओं बहेंगी, तो उसको बोल देंगे आर्य अपवाह तंत्र। कैसा बोल देंगे? आर्य अपवाह तंत्र। ठीक है, यहाँ दे रखा है यहाँ पे। वहीं देखें कुछ ऐसी होती है कि एक मुख्य धारा भाई उससे आगे चलते छोटे छोटी धारा उसमें जुड़ जाएंगी, छोटी छोटी धारा उसमें जुड़ जाएंगी, तो इसको बोलेंगे द्रुमाकृतिक अपवाह तंत्र, है ना। वहीं देखें जालीनुमा देखेंगे तो ऐसे चट्टानें बह रही हैं ऐसे, तो आपको क्या लग रहा है? ऐसे यहाँ पे जाली जैसा लग रहा है ना, तो ये जालीनुमा होता है। और एक होता आयताकार अपवाह तंत्र। आयताकार अपवाह तंत्र, तो आयताकार मतलब ऐसे बह रही है, एक साथ साथ बह रही है ना, साथ साथ बह रही है, उसके बाद मिल जाती है, तो ये अपवाह तंत्र होता है आयताकार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने बता दी, आपको नोट्स कर लीजिए, पेपर में आएगा। अब देखिए हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ देखें तो हिमालय की नदियों में सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, प्रमुख नदियां हैं। किसी भी नदी उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे गंगा नदी को देख लें हम, एक गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से कोई नदी निकलती है,
ठीक है, वहाँ से कोई नदी निकलती है और ऐसे बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, तो इसमें नदियाँ निकलती हैं। ये यमुना जी मिल गई, यमुना मिल गई, ये सोन मिल गई, है ना। ऊपर से बहुत सारी नदियाँ आती हैं, ऊपर से बहुत सारी नदियाँ आती हैं। तो मुख्य नदी क्या आती है हमारी? गंगा। गंगा, गंगा में और नदी मिल रही है, ये कौन सी नदी कहलाएंगी? सहायक नदी। कौन सी कहलाएंगी? सहायक नदी। सहायक नदी और मुख्य नदी मिलकर ही बनाती है बेटा एक नदी तंत्र। इसको बोलेंगे गंगा नदी तंत्र। बात समझ में आ रही है ना? तंत्र में देखा ढांचा, ढांचा, ठीक है। यहां देखिए आगे, सिंधु नदी तंत्र, उद्गम स्थल, ठीक है, जहां से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से है, तिब्बत में है, अपने भारत से नहीं निकलती, तिब्बत से निकलती है। पश्चिम की ओर बहते हुए, जैसे यहाँ से नदी निकलेगी तो इधर पूरब पड़ता है, इधर पश्चिम पड़ता है, तो पश्चिम की ओर बहते हुए और पाकिस्तान में चली जाती है ना। पश्चिम की ओर बहती हुई नदी भारत में जम्मू कश्मीर लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। कहाँ पर? भारत में। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जास्कर है, नूबरा है, श्योक है, हुंजा है, इस नदी में मिलती हैं। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं, ठीक है, मिठानकोट में जाकर मिल जाती हैं। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है, बहुत धीमा है, ठीक है। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में, अर्थात 1/3 मतलब 70% तो पाकिस्तान में पाया जाएगा और 30% पाया जाएगा आपके भारत में। इसका जो भाग है ना नदी का, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखें। सिंधु नदी को देखो बताते हैं, एक एक चीज समझिए बेटा। ये आपका तिब्बत है, तिब्बत है, तिब्बत में एक चोटी है जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर अपने भारतीय मानसरोवर में जाते हैं, ठीक है, चाइनीज बॉर्डर के पार करके जाते हैं। तो यहाँ से एक नदी निकलती है मानसरोवर से, इस चोटी से, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी देख रहे हो, इतनी तो भारत में और इससे ज़्यादा लंबी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में बह रही है, ठीक है, इधर पाकिस्तान चली जाती है। इस नदी में और भी नदियाँ मिलती हैं। कौन सी नदी मिलती है? आप देखेंगे झेलम, ये झेलम एक्सप्रेस गाड़ी चलती है ना। उसके बाद चेनाब, ठीक है, फिर रावी, उसके बाद सतलज, ब्यास भी आती है ना, ब्यास, ये ब्यास, ठीक है, फिर सतलज, ठीक है, सतलज नदी। ये सारी नदियाँ मिलकर आपके कहाँ जाती हैं? पाकिस्तान में जल को पहुँचाती हैं। 5 नदी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन 5 नदियों के कारण ही पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है ना, पंजाब। पंजाब मतलब 5 आब, आब मीन्स होता है बेटा नदी या जल, ठीक है, 5 नदियों का जल, पंजाब। आगे देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे दम चौक, ठीक है, बोरवर, चू, हिमनद, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से एक नदी निकली जिसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। इस नदी में और भी नदियाँ मिलती हैं। जैसे देखें, देखो अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन स्टोन, ठीक है। इस नदी में श्योक नदी ऐसी है जो दाएं तट से मिलती है, दाएं तट से मिलती है, श्योक नदी है ना। और ये लद्दाख के पास होके निकलती है, ठीक है। यहाँ लद्दाख जास्कर, काराकोरम, लद्दाख जास्कर 3 चोटियाँ पाई जाती हैं। और ये लद्दाख मतलब लद्दाख के पास होके गुजरती है, ठीक है, लद्दाख जास्कर के बीच में होके इसमें श्योक नदी आके मिलती है। उसके बाद बहुत नदियाँ से मिलती है, बाद में देखो यहाँ पर जाके मिठानकोट एक जगह है, ये सारी नदियाँ यहीं पर अपना जल मिलाती हैं। जैसे झेलम है, चेनाब है, ब्यास है, सतलज है, ठीक है। एक हर के बांध पड़ता है, ये ब्यास और सतलज नदी पड़ता है, ठीक है, हर के बांध। यहाँ देखें एक दर्रा पड़ता है, सिपकीला दर्रा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बताएंगे आपको। आगे चलें। गंगा नदी तंत्र,
उद्गम गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री महानदी से निकलती है। बताएंगे कैसे निकलती है, दिखाएंगे ना। गंगा की सहायक नदियाँ आप लिख लीजिए, समझाने की कहानी मेरी है। गंगा की सहायक नदियाँ अलकनंदा उत्तरांचल के देवप्रयाग में इससे मिलती है। तो देवप्रयाग एक प्रयागराज है ना, तो देवप्रयाग मिलती है। अलकनंदा किससे, भागीरथी से। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री महानदी से निकलती है तथा इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। अब देखो कुंभ लगा हुआ है ना, तो लोग बोलते हैं गंगा गंगा यमुना यमुना सरस्वती सरस्वती, तीन नदियाँ हैं, लेकिन सरस्वती तो है नहीं वहाँ पर, ठीक है। दो ही नदियाँ मिलती हैं प्रयागराज में, गंगा और यमुना। सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं है, ठीक है। पहले हुआ करती होगी शायद, है ना, तो वो अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अब कोई नदी नहीं सरस्वती नाम की। आगे देखें, इलाहाबाद में मिलती है यमुना गंगा से। घाघरा गंडक कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं, ये तीन नदियाँ ऊपर से मिलती हैं। चंबल बेतवा सोन नदियाँ अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, ये दक्षिण भारतीय पठार से नीचे निकलती हैं और ऊपर की ओर बहती हैं, ठीक है। नदी पश्चिमी बंगाल के फरक्का में, पश्चिम बंगाल के फरक्का में आकर दो भागों में बट जाती है। कौन, गंगा नदी फरक्का में आके दो नदियों में बट जाती है, दो धाराओं में। भागीरथी हुगली, भागीरथी हुगली, हालांकि भागीरथी जब बनती है वहाँ से भागीरथी नाम है और अंत में भी इसका नाम भागीरथी हो जाता है। जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान में होते हुए बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा देखेंगे, दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी गंगा की, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। आइए चित्र के बारे में समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से गंगा से ये है आपकी भागीरथी और यहाँ से निकली अलकनंदा। अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है, ठीक है। तो वहाँ विष्णु प्रयाग बनता है, नंद की मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है, पिंडारी मिलती है कर्ण प्रयाग बनता है और रुद्र प्रयाग बनता है। तो वहाँ पर आप देखो रुद्र प्रयाग कहाँ बनता है, मंदाकिनी जब आती है ना, रुद्र प्रयाग। और देव प्रयाग कहाँ मिलता है, भागीरथी और अलकनंदा, जहाँ पर नदियाँ मिल जाती है, ये अलकनंदा है ना। सतोपत ग्लेशियर से निकलती है आपकी अलकनंदा और गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तब कहलाता है आपका देव प्रयाग, देवों का प्रयाग, है ना। उसके बाद जब नदी आगे चलती है तो पहले सबसे पहले मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में आती है। हरिद्वार के बाद भारत में यूपी में आती है, आगे यूपी में आती है। तो रामगंगा एक नदी है जो कि कन्नौज में आके इससे मिलती है। और यहाँ से देखो यमुना नदी है, ये वाली जा रही है। यमुना नदी में चंबल नदी मिल रही है, बेतवा मिल रही है। चंबल नदी मिलती है इटावा के पास में, इटावा मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है और कैन नदी मिलती है बांदा में। किसमें, यमुना जी में, ये यमुना में मिल रही हैं। और यमुना जी इनका जल लेकर, इन तीनों नदियों की सहायक नदियों को लेकर सारा जल मिलाती है कहाँ पर, प्रयागराज में, ठीक है, इलाहाबाद में। आगे देखें, यहाँ पर सोन नदी मिलती है पटना में, आगे जाके देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये नदियाँ मिल रही हैं। ऊपर से एक नदी आती है पीलीभीत से, फुलर झील है, एक झील है फुलर झील, वहाँ से एक नदी निकलती है गोमती, और गोमती नदी के किनारे लखनऊ है आपका, है ना। आगे देखें गाजीपुर, ठीक है, ये गाजीपुर देखें। काली नदी, घाघरा नदी, कर्णपाली नदी, ये छपरा होके हुए यहाँ मिलती हैं, ठीक है। कैमूर पहाड़ी से नदी निकलती है, ये करमनासा, और एक नदी निकलती है सोन नदी। सोन नदी कहाँ मिलती है, पटना में जाके, कहाँ मिलती है, पटना में जाके सोन नदी पटना मिलती है। आगे चलते हैं तो गंडक नदी आती है, ठीक है, यहाँ मिल जाती है हाजीपुर में। और कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, कटिहार जिला मिलती है। महानंदा नदी गोदावरी, जो गोदागिरी घाट है वहाँ से मिलती है। यहाँ नदियाँ दो प्रकार से बट जाती है गंगा नदी, एक तो हुगली हो जाती है और दूसरी कौन सी हो जाती है, दूसरी होता है गोदा, ये गोदावरी घाट है ना, भागीरथी हो जाती है ना, क्या हो जाती है, भागीरथी नदी हो जाती है, ठीक है। तो हुगली नदी के किनारे ही है कोलकाता, क्या, बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे देखें, आइए ब्रह्मपुत्र नदी देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व सिंधु तथा सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है ना। अगर देखें मोटा मोटा तो एक जगह से तीनों नदियाँ निकलती है ना, वही देखें। तो ये भी मानसरोवर से निकलती, सिंधु भी मानसरोवर से निकल रही थी, लेकिन ये मानसरोवर के पूर्व से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जो उसको सहायता करती है पानी बढ़ाने में। दिबांग, लोहित, केनुला इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, केनुला दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती हैं। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। यहाँ इस नदी में जल सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। यह बहुत नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। सबसे बड़ा नदी द्वीप विश्व का इसी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो आइए मैप में देखते हैं कौन कौन सा क्या व्यवस्था है। यहाँ देखें, एक नदी है मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश पर्वत है, यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील के पास से, और ऐसे बहती हुई आती है ना, तिब्बत में होके चीन में होके ऐसे बहती आती है। और यहाँ जब आती है तो यू आकार की घाटी बनाती है, यू आकार टर्न लेती है ना, ऐसे टर्न लेती है। जब ये टर्न लेती है तो यहाँ पर, ठीक है, दिबांग नदी इसमें मिलती है, दिबांग नदी आकर मिलती है, दिबांग मिलती है। जैसे ही दिबांग से मिलती है तो इसका नाम दिबांग हो जाता है यहाँ पर ना। तो एक लोहित नदी भी आती है, लोहित नदी भी इसमें आती है, मणिपुर से है ना, पास से निकलती है। आगे बताएंगे, मणिपुर तो यहाँ पर पास है ना। तो लोहित नदी भी आती है। जब ये नदियाँ सारी तीनों नदियाँ मिलकर, सहायक नदी से मिलकर, तो ये नदी पहले तो पूर्व की ओर बहती है, फिर उसके बाद ये पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है ना। उधर से गंगा नदी आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है, दोनों मिलती हैं। तो सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामेंग नदी, मानस नदी, संकोच नदी और रैदाक नदी, तीस्ता नदी इस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, जिसको पद्मा नदी यहाँ बोला जा रहा है बांग्लादेश में, ये आपस में मिल जाती हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक नदी और आती है मणिपुर से निकल के, जिसका नाम है बराक नदी। बराक नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो मेघना के नाम से जानते हैं, और मेघना के नाम से ही अपना जल गिराती है समुद्र में। कौन? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का तंत्र। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों के ऊपर बहने लगती है। बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। आइए देखते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, ठीक है, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। अब तक हिमालय नदी पढ़ी आपने, कौन? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया। अब देखते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, जो नीचे वाला हिस्सा है भारत का, वहाँ से नदी निकलती है। यहाँ देखें, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, ठीक है, पश्चिमी घाट द्वारा होता है। पश्चिमी घाट क्या है कि यहाँ देखें ऐसे करके ये है, तो ये पश्चिमी घाट है आपका, ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट थोड़ा पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचाई से नदी निकलती है तो इधर बहती है पूर्व की साइड, पूर्व की साइड, ठीक है, यही कारण है। यहाँ देखिए प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए ये वाला भारत का हिस्सा है, ये तो नदी निकलेंगी, इधर तो आपका अरब सागर है, अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाली खाड़ी है। तो बंगाली खाड़ी समुद्र है, यहाँ नदी निकलेंगे ऊंचाई से करेंगे तो पूर्व की साइड बहती है, ठीक है।
नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख की निर्माण करती हैं। भारत में दो ही नदी ऐसी हैं, नदी छोटी मोटी तो और भी हैं, जहाँ तक पश्चिम घाट से नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं। लेकिन दो नदी ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। पहली है नर्मदा, दूसरी है तापी। तापी को कहीं कहीं ताप्ती भी लिख देते हैं ना, तापी को कहीं कहीं ताप्ती भी लिख देते हैं या तापी लिख लो। ये कैसी बहती हैं? ये पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी नदियाँ सब पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, ये ऐसे बहती हैं और नदियाँ सारी ऐसे बहती हैं, ये ऐसे बह रही हैं दो नदी। ठीक है, आगे देखें नर्मदा द्रोणी दिखाएंगे। नर्मदा कितनी सुंदर है अभी है चित्र में। उद्गम, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी किसे बोलते हैं? मान लीजिए ये है और ये है, ठीक है, तो ये वाली आपकी बेटा भ्रंश घाटी होगी, इस घाटी में बहती है। ठीक है, दो पर्वतों के बीच में एक पर्वत का नीचे हिस्सा धंस जाता है। ठीक है, पर भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। समकोण मतलब ऐसे कोई नदी मिल रही है तो ऐसे सीधी मिलेंगी ऐसे, है ना, समकोण बनाएगी यहाँ, समकोण 90 डिग्री का। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा द्रोणी जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और आपका गुजरात में विस्तृत है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नर्मदा नदी दिख रही है आपको, यह है अमरकंटक। अमरकंटक से नदी जा रही है। ठीक है, जबलपुर भेड़ाघाट इसी के पास पड़ता है। ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी और ये ऐसे निकलते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, बात समझ में आ रही है ना, तो गिर जाती है। तो भेड़ाघाट जब गुजरती है तो यहाँ भेड़ाघाट पे एक मकराने का पत्थर है, तो दूध सागर करके नाम से जाना जाता है यहाँ पर, है ना, सफ़ेद आया से। तो देखो द्रोणी ये दो पर्वत ये उठ रहे हैं, एक ये उठ रहा है, एक उठ रहा है, इसके द्रोणी में बह रही है नर्मदा नदी। ये है उद्गम उपनद। ठीक है, आगे देखें तो पाएंगे आप तापी द्रोणी, तापी नदी भी दिखाएंगे आपको। अच्छा लगता है ना, चित्र देखते हैं समझ में आती चाहिए ना बेटा। उद्गम, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में से है। सतपुड़ा की श्रृंखली यह भी नर्मदा नदी के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। ठीक है, इसकी लंबाई बहुत कम है, नर्मदा की लंबाई ज़्यादा है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भरतपूजा, पेरियार हैं। ये भी पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा, साबरमती, माही, भरतपूजा, पेरियार। ठीक है, देखिए गोदावरी यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है, पश्चिम घाट से निकलती है। यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? पूर्णा, वर्धा, प्राणिता, मांजरा, बेनगंगा, पेनगंगा। इसकी कैसी नदियाँ हैं? सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इतनी लंबी है, देखो, है ना। आप देखें यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलते हुए और इधर आती है। तो कौन कौन से राज्य में? पहले महाराष्ट्र से निकलेगी, फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में होके बह जाती है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहकर नहीं है, बहकर ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। इधर आएगी तो बंगाल की खाड़ी में तो गिरेगी। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी तो ये है, तो बंगाली खाड़ी में गिरेगी इधर आकर। ठीक है, सागर है। कुल लंबाई 1500 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कितनी है? 1500 मीटर है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। ये लंबी है ना, इसलिए इसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। आगे देखें, ये है आपकी महानदी के बारे में, गोदावरी नदी है ना। यहाँ से नासिक एक जगह है, महाराष्ट्र में पड़ती है, त्र्यंबक,
नासिक से निकलते हुए गोदावरी निकलती है और ऐसे बहती है। इसमें सबसे पहले नदी मिलती है पूर्णा, ठीक है। उसके बाद एक नदी मिलती है मांजरा है ना, ये निजाम सागर, मंजीरा नदी बोलते हैं इसको, निजाम सागर, ठीक है, निजाम सागर बनता है। फिर उसके बाद आती है पेनगंगा, वर्धा, फिर बेनगंगा, उसके बाद इंद्रावती आती है। आगे देखेंगे तो मगरी बाली मेला जल सागर से निकलती है सहेलूरी नदी। हालांकि नदियों से ज़्यादा मतलब नहीं है, ये पेनगंगा, वारदा, गोदावरी की ये साइड, इनको आपको याद रखना है। निजाम सागर मंजीरा नदी के पास में है ना, ऐसे। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और 1500 मीटर, कैसी है, 1500 किलोमीटर बहती है ना। यहाँ देखिए, आगे चलें, देखिए ये गोदावरी नदी पर बना हुआ डैम है। गोदावरी नदी पर बना हुआ क्या है, एक डैम है। कितनी बड़ी नदी है, 1500 किलोमीटर बहती है दक्षिण भारत में। और इस डैम का हम पहले प्रयोग बता चुके हैं कि इनको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब इस वाले मुंह से आप सिंचाई करिए, इस वाले मुंह से आप बिजली बनाइए, इस वाले मुंह से आप जहाज, पानी की नावें बना सकते, तैरने के लिए काम कर सकते हो, इस वाले से आप सिंचाई कीजिए, ऐसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और पानी का फ्लो भी रोक सकते हैं। अच्छा, जब ये हो गया इतना काम, दूसरा इसके पीछे जो जल राशि बढ़ रही है, यहाँ पे आप मनोरंजन के साधन लगा सकते हो, स्टीमर चलाओ, बोट चलाओ, नाव चलाओ, है ना, और जितने भी काम कर सकते हो वो कर सकते हो, ठीक है। ये गोदावरी नदी का बना हुआ सबसे बड़ा डैम है ना। देखिए महानदी द्रोणी, अब पढ़ते महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है। यह उड़ीसा के बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बंगाली खाड़ी में मिलती है उड़ीसा में होते हुए। इसकी अपवा द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में स्थित है। कुल लंबाई 860 किलोमीटर, किसकी, महानदी की। गोदावरी बूढ़ी गंगा कहलाती है ना, भारत की, दक्षिण भारत की। ये देखें कृष्णा नदी है ना, सॉरी वो महानदी, ठीक है, कौन सी है, महानदी का प्रवाह मार्ग। तो यहाँ से निकलती है, सिहाना पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है, यहाँ से निकलती जाती है। और इसमें शिवनाथ नदी, शिवनारायण नदी, हसदो, ये मंद नदी, ये सारी नदियाँ, ये ऐसे करके लग रहा है डैम लग रहा है ना। ईव नदी, हीराकुंड बांध कहाँ पर है, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, महानदी पर स्थित है। संबलपुर, कटक इसी नदी किनारे पड़ते हैं। और ये पुरी में जाके अपना डेल्टा बनाती है ना, पुरी में जाके अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। महानदी में, महानदी में ही हीरा पाए जाते हैं भाई, हीराकुंड ऐसी याद कर लेना। कृष्णा द्रोणी, कृष्णा नदी तंत्र, यह महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है, ठीक है, पश्चिम घाट से निकलती है। ये भी कहाँ से निकलेगी, पश्चिम घाट से निकलेगी। तो यहाँ से निकलेगी, ऐसे बहेगी, है ना, ऐसे मान लीजिए। कृष्णा की सहायक नदियाँ, तुंगभद्रा, कृष्ण को तंग कर लिया था भद्रा जी ने। कोयना, कृष्ण तो कायले थे, कोयला ऐसे है ना, घाट पर हुआ, अरे कृष्ण तो घाट पे आराम से मस्ती में मौज लेते थे, ठीक है। मुशी, ठीक है, मुशी। और तथा भीमा, भीम नकुल सहदेव की रक्षा की थी कृष्ण ने, ठीक है। मुशी, मौसी ऐसे याद कर लेना, इसकी सहायक नदियाँ हैं। कुल लंबाई 1400 किलोमीटर। ये गोदावरी के बाद दूसरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, कौन, कृष्णा। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं, इसमें चित्र नहीं लगाया है, ठीक है। कावेरी देखें, उद्गम, कावेरी पश्चिमी घाट से ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ब्रह्मगिरी एक छोटी है, वहाँ से निकलती है, ऐसे मान लो ये वाली यहाँ से निकलेगी और ऐसे पूर्व की ओर बहती है। कावेरी की सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, कामिनी, इसकी सहायक नदियाँ हैं। कुल लंबाई 760 किलोमीटर है कावेरी की, है ना। और कावेरी नदी को सबसे पवित्र नदी कहा जाता है, दक्षिण भारत की पवित्र नदी है ना। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है। इन तीनों राज्यों में आपस में लड़ाई होती है, इसके पीछे का पानी हम पिएंगे, इसका पानी हम लेंगे। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के उदाहरण है। ये पूर्व की ओर बहती हैं नदियाँ, ठीक है। आगे देखें झीलें, ठीक है। भारत में देखो झीलें क्या होती है,
कि आपके गांव में देखा होगा पोखर होती है ना, उस पोखर जैसा ही बड़ा आकार बनाते हैं तो वही झील कहलाती है। झील में पानी भर जाता है, ठीक है, झील में पानी भर जाता है। तो भारत में बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार अन्य लक्षणों में भिन्न हैं, ठीक है। कुछ झीलें बड़ी होती हैं, कुछ झीलें छोटी होती हैं, ठीक है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। कुछ झीलों में हमेशा पानी रहता है, कुछ झीलों में वर्षा के द्वारा ही पानी आता है। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों अर्थात बर्फ के द्वारा बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोकुर झील का निर्माण करती है। जैसे ऐसे कोई नदी आ रही बह के, जैसे कोई नदी बह के आ रही है, ऐसे एक समय बाद क्या होगा, पानी आएगा, ये यहाँ से कट जाएगी और यहाँ से अपना देने लग जाएगी, तो ये क्षेत्र जो रुंध जाएगा ये झील बन जाएगी ना, ऐसे करके। विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोकुर झील का निर्माण करती है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये तब बनी जब किसी भी क्षेत्र में सैलाब अथवा मिट्टी के हिमानी का मार्ग बंद गए थे, ठीक है। ये वाला मीठा पानी की झीलें कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ बर्फ पड़ेगी। बर्फ कहाँ पड़ती है, अपने हिमालय पर्वत पर, ठीक है। आइए, जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील किस भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बुलर झील है ना, कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये प्राकृतिक झील है, इसको इंसान ने नहीं बनाया, इसको कुदरत ने बनाया है, ठीक है। मानव निर्मित झील जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। हमने बताया जैसे कोई नदी बह के आ रही है तो इस पर बांध बना दो, तो एक समय आएगा यहाँ इतना पानी भर जाएगा तो इसको झील बन जाएगी, यहाँ झील बन जाएगी, ठीक है ना, ये बता रहे हैं। गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पर है, सतलज नदी पर है। तो ये क्या है, ये मानव द्वारा निर्मित झील है, ठीक है, गुरु गोविंद झील। झीलों का महत्व, झील एक नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है। सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक रहती है। इनका प्रयोग जल विद्युत उत्पादन करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु में सामान्य बनाती है, जलीय पारतंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्रकृति सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा देती है, मनोरंजन को प्रदान करती है। मान लो ये कोई झील है हमारे पास, झील बनी नहीं ढंग से, है ना, झील बनाते पहले तो। ये मान लो ये झील है हमारे पास, है ना, और इस झील में पानी है और ये कोई नदी आई ऐसे और इसमें पानी भर गया, फिर ऐसे चला गया, ठीक है। तो क्या होता है, जब भयंकर बारिश आती है तो डायरेक्ट बहेगा तो यहाँ बाढ़ के चांस बन सकते हैं, लेकिन इसमें आएगा तो पानी यहाँ तक भर जाएगा, ठीक है, पानी को सोख लेगी, ऐसे चला जाएगा। जब वर्षा चली जाएगी तब भी यहाँ पेड़ पौधों को पानी मिल जाएगा, आसपास के क्षेत्र में पानी मिल जाएगा। दूसरा, इस झील में हम बोटर डाल सकते हैं, नाव डाल सकते हैं, मनोरंजन के साधन भी बन सकते हैं। ये संतुलन करने में, प्राकृतिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ये देखिए नदियों का अर्थव्यवस्था महत्व, ठीक है। नदियों का अर्थव्यवस्था महत्व, प्राचीन काल से नदियों का जल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। जो पानी है वो मानवीय संसाधन के लिए उपयोगी है और जल संसाधन अपने आप में है ही है ना। तो देखें अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाता है। अगर आपके पास खेती नहीं होगी तो अन्न नहीं उगेगा, और अन्न उगाने के लिए पानी चाहिए, और पानी के द्वारा क्या होता है, सिंचाई होती है। नौ संचालन, आपने खेती कर ली, सामान ज़्यादा बना लिया, अब उसे दूसरे राज्यों में भेजना है तो नौ संचालन चाहिए। जल बिजली उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। किसके, नदियाँ अर्थव्यवस्था में कैसे भूमिका निभा रही हैं, बिजली बना रहे हैं, बिजली को बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है। ये नदियों का महत्वपूर्ण अधिक योगदान होता है ना, ये वाला। आगे देखिए, नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता में प्रभावित हुई है। जो नदी का जल है वो अधिक उपयोग किया जाता है औद्योगिक केंद्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। इसके परिणामस्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। अब उद्योगों में पानी की जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए नदी में जितना पानी होना चाहिए उतना पानी नहीं हो पा रहा है ना। उद्योग का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरों के नदी में मिलने से जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी की स्वतः स्वच्छीकरण भी क्षमता को भी
प्रभावित कर दिया है। अच्छा, कोई भी चीज़ हो अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको बुखार आ गया तो शरीर पहले प्रयास करेगा अपने आप ठीक करने का, लेकिन आप अगर परहेज नहीं करेंगे, बार बार ठंड में जाएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, बार बार कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तो फिर शरीर अपनी क्षमता को खो देता है। जिस कारण क्या है, ऐसे ही नदियाँ हैं, कोई तुम बहती हुई नदी में कुछ कचरा डाल दो तो उसकी खुद की स्वच्छीकरण की क्षमता होती है, अब वो स्वच्छ हो जाती है अपने आप को स्वच्छ कर लेती है। लेकिन एक समय बाद तुम ज़्यादा कचरा डालते जाओगे तो वो स्वच्छीकरण करना छोड़ देगी, है ना, फिर आपको गंदी नदी का सामना करना पड़ेगा। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। देखिए कौन कौन सी कार्य योजना है, यहाँ देखें लागू की गई हैं। उन योजनाओं को हमने यहाँ नहीं बताया है, तो देखिए ये नदी है, नदी में यहाँ सब जला दिया, कुछ यहाँ मटका फेंक गया, कोई फूलमाला फेंक गया, कोई इधर जानवर मरा हुआ आ रहा है और बहुत सारा कचरा फैक्ट्रियों से निकल रहा है। ठीक है, ये प्रदूषण न जल है। ठीक है, कुदरत ने पानी दिया था पीने के लिए और हमने उसको नष्ट कर दिया, समझ रहे हो ना। देश में आज धार्मिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था ने हमारी नदियों को भी क्या है दूषित कर दिया है। घर में पूजा पाठ कराएंगे अपने भले के लिए और पन्नी को ले जाके फेंक देंगे, पॉलीथीन को ले जाके फेंक देंगे नदी में। और पॉलीथीन एक ऐसा तत्व है जो जल्दी गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, जिससे कारण क्या नदी की जो स्वच्छीकरण की क्षमता होती है, अपने आप को सही करने की क्षमता होती है, वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने ये लेक्चर मेरे द्वारा पढ़ाया गया देखा आपने, उसके लिए आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई चीज़ आपको बेटा समझ में नहीं आती है, कुछ चीज़ में दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवगत करा सकते हो। उन प्रश्नों का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।